जय हिंद साथियों। मैं सत्ता। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला। जब हम स्थापत्य कला की बात करते हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और भारत के अंदर जो ये मंदिर बनने प्रारंभ होते हैं ये भी गुप्त काल से बनने प्रारंभ होते हैं। गुप्त काल से पहले भारत के अंदर मंदिर नहीं बनवाए जाते थे, सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाए जाते हैं। जी हाँ। और गुप्त काल में भी जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में जो मंदिर बनाए गए हैं ये उत्तर भारत में बनाए गए हैं। और इसका जो क्रम अनुसार जो विस्तार होता है, अर्ध मंडप होता है जो दो खंभों पर या दो पत्थर के स्तंभों पर टिका हुआ होता है। अर्ध मंडप, मंडप, गर्भ गृह और परिक्रमण होता है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे भी। और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो जो बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। तो ये मंदिर स्थापत्य कला बड़ी महत्वपूर्ण है। और गुप्त काल में जो मंदिर थे उनके प्रवेश द्वारों पर मकर वाहिनी मछली, कूर्म वाहिनी कछुआ, इन दोनों की मूर्तियां बनाई जाती थी, लगाई जाती थी। मकर वाहिनी जो था वे गंगा का प्रतीक था और कूर्म वाहिनी कछुआ जो था वो यमुना का प्रतीक था। तो हम ये कह सकते हैं गंगा और जो यमुना है इनकी भी जो पूजा पाठ जो करना प्रारंभ होता है वो भी गुप्त काल में होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गुप्त काल से पहले मंदिर बनाए नहीं जाते थे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो शैली है, नागर है, द्रविड़ है और जो ये बेसर शैली है, तो ये किस तरीके की शैली थी। एक बार मैं आप सभी का नाम, जी राकेश जी, बीरबल जी, अश्वनी जी और गीता जी और निषाद जी, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब। जी हाँ, ठीक है। तो हम जानेंगे जो बेसर शैली है, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर बेसर शैली होती है। और ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो बेसर शैली में है। बेसर शैली का जो आधार होता है वो नागर शैली में होता है और ऊपर का जो होता है वो होता है, ऊपर का जो होता है वो होता है द्रविड़ शैली में होता है। तो इन दोनों सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम बात करते हैं, जी हाँ, हम बात करते हैं नागर शैली की बातें करते हैं। और एक बात समझना, इसी नागर शैली में गुप्त काल के सारे मंदिर बनाए गए थे, इसी नागर शैली में। ठीक है। जब हम मंदिर की बातें करते हैं, जब मंदिर में आप प्रवेश करोगे तो एक होता है अर्ध मंडप होता है, प्रवेश पर होता है अर्ध मंडप होता है, प्रवेश पर। जी हाँ, जब आप प्रवेश करोगे तो ये अर्ध मंडप होता है। ये अक्सर दो स्तंभों पर भी टिका हुआ होता है, पत्थर के प्रस्तरों पर टिका हुआ होता है। और एक बात याद रखना, मंदिर की विशेषताओं में प्रस्तर स्तंभ भी आएंगे। क्या आएंगे? प्रस्तर स्तंभ भी आएंगे मंदिर स्थापत्य कला में। जहां से प्रवेश किया जाता है इसे अर्ध मंडप बोलते हैं। इसके आगे जाने पर चार खंभों पर टिका हुआ होता है, इसे मंडप बोलते हैं। जो मूर्ति के अगला अग्रभाग होता है, जहां पर मूर्ति स्थापित होती है उसके जो अग्रभाग होता है और जहां पर हम बैठकर हनुमान चालीसा, गीता या रामायण का पाठ करते हैं, मूर्ति के पास बैठकर आलती पालती मारकर, उसे मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं। ये मंडप है। इसके सामने होता है गर्भगृह होता है। गर्भगृह जो होता है जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। तो ये गर्भगृह है जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है। और इसकी चारों ओर बहुत सी जगह एक गैलरी होती है जहां से इस मंदिर को घूमकर देखा जाता है। उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं जहां से मूर्ति को चारों ओर से देखकर घूम कर देखा जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा मथुरा वृंदावन में 84 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए भक्त जाते हैं, तो इसे परिक्रमण बोलते हैं जो मूर्ति के चारों ओर होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं जो ये है मंदिर के ऊपर जो होता है जहां पर माइक लगाया जाता है वर्तमान में। जी हां, जहां पर वर्तमान में माइक लगाया जाता है इसे बोलते हैं शिखर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शिखर।
जो ये काफी ऊंचाई पर जो होता है इसे शिखर बोलते। तब सर्वप्रथम मेहराब का प्रयोग जो किया गया था देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर में किया गया था। दूसरी बार जो किया गया था वो भीतर गांव कानपुर के मंदिर में किया गया था। सारी चीजों पर हम चर्चाएं करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इस क्लास में मैंने भी काफी मेहनत की है आपके लिए, क्योंकि इन डायग्रामों को सिलेक्ट करने में काफी मेहनत की है, बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे। जैसे जैसे सिरपुर का मंदिर है कौन सा मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर है कौन सा है, देवगढ़ का जो मंदिर है किसको समर्पित है, ठीक है ना। तो ऐसे जो मंदिर है वो बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। जैसे भूमरा का मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो ऐसे मंदिर भी आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन सभी पर हम चर्चाएं आज करेंगे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं, ये शिखर होता है, ये जो ऊंचा वाला है ये शिखर है, और यहां पर जो ये डिजाइन जो दे रखी है इसे आमला का कहा जाता है, ठीक है ना। और यहां पर ये एक होता है उल्टा, एक जो कलश टाइप का होता है उसको उल्टी तरीके से लगाई रखते हैं। जैसे किसी की हैसियत होती है ऊपर वाला है, जैसे किसी की हैसियत होती है उस तरीके से लगाया जाता है। सोना चांदी का भी यहां पर ये लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम कलासा या कलश कहते हैं जो ऊपर वाला है, इसे हम कलश भी कहते हैं जो ऊपर वाला है, ठीक है ना। अगर कोई मंदिर अच्छा अमीर मंदिर है तो उसके ऊपर सोने चांदी का यहां पर वो लगा देते हैं, कलश लगा देते हैं, ठीक है। राजेश जी वेरी गुड इवनिंग, मधु जी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक मंदिर का आपका डिजाइन है। और ये कौन सी शैली का मंदिर है, नागर। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, जो ये नागर शैली के जो मंदिर थे ये उत्तर भारत में है। कहां पर है, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं ये नागर शैली में है। और जो गुप्त जो शासक थे, गुप्त शासक, जो गुप्त शासक थे ये मुख्यतः उत्तर भारत के ही शासक थे। और इन्होंने जितने भी जो मंदिर बनवाए हैं वो सारे के सारे मंदिर इन्होंने कौन सी शैली में बनवाए हैं, नागर शैली में सारे के सारे मंदिर इन्होंने बनवाए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई एक नागर शैली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है एक है द्रविड़ शैली। नागर शैली के बाद एक है द्रविड़ शैली। जब हम द्रविड़ शैली की बातें करते हैं, द्रविड़ शैली, इस द्रविड़ शैली की बात की जाती है तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ चीजों को लेकर मुख्यतः इसके अंदर अंतर है। जो ये प्रवेश द्वार है, ये जो प्रवेश द्वार है ये वाला, ये काफी ऊंचा होता है, इसे गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे गोपुरम कहते हैं, जो काफी ऊंचा होता है, ठीक है ना। और ये गोपुरम जो है ये सीधा इस तरीके से बना हुआ होता है। और यहां पर होता है मंडप, यहां पर भी होता है, ये मंडप है यहां पर भी मंडप होता है। और हम बातें करते हैं, इसमें भी शिखर होता है, इसमें भी जो होता है वो शिखर होता है। इसमें भी गर्भगृह होता है, ये गर्भगृह है, जी हां, इसमें भी गर्भगृह होता है। और इसमें एक है विमान, एक इसमें विमान है, जी हां, एक इसमें विमान है, जो ये डिजाइन वाला है ये विमान है। और ये विमान इसका एक थोड़ा अलग है। गोपुरम, जब हम गोपुरम की बात करते हैं, गोपुरम जो कहा जाता है द्रविड़ शैली में, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ठीक है ना। और एक इसमें खासियत होती है, विमान की खासियत होती है इसमें, जो विमान जो इस शिखर से ही यहां से कनेक्ट है इस तरीके से ये वाला। तो बाकी इसकी जो चीजें हैं, प्रक्रिया है, बाकी प्रक्रिया इसकी सेम की सेम है, बाकी जो प्रक्रिया है वो सेम है। लेकिन इसका जो गोपुरम है उसकी जो ऊंचाई होती है वो काफी ज्यादा उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं, और द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं ये दक्षिण भारत में, कहां पर हैं, ये दक्षिण भारत में है जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, जी हां। चाहे हम वृंदेश्वर मंदिर की बातें करें, चाहे हम कैलाश मंदिर की बातें करें, तो वो मंदिर एक द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, जी हां, वो मंदिर जो है एक द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है एक होता है बेसर शैली। जब हम बेसर शैली की बातें करते हैं, इसमें नागर प्लस बेसर शैली की जब बातें की जाती है तो इसमें जो होती है, इसमें नागर प्लस इसमें द्रविड़ होती है, नागर प्लस द्रविड़ होती है, बराबर उसे कहा जाता है बेसर शैली, जी हां। इसे हम बेसर शैली को खच्चर शैली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, खच्चर शैली भी कह सकते हैं। बेसर शैली की जब बातें की जाती है तो इस बेसर शैली में मुख्यतः नागर शैली, नागर शैली, जी हां, बेसर शैली की जब बात की जाती है, नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों को इसमें अपनाया जाता है।
जब हम बातें करते हैं जो इसका आधार जो होता है, इसका जो आधार होता है वो नागर शैली में होता है, नागर शैली में इसका आधार होता है। और ऊपर का जो हिस्सा जो होता है ये इसका द्रविड़ शैली में होता है। कौन सी शैली में होता है? द्रविड़। और हम बातें करते हैं ग्वालियर का, ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, ये ग्वालियर का तेली मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? बेसर शैली में बना हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना, बेसर शैली में बना हुआ है। ठीक है। अब हम बातें करते हैं नागर शैली। बेसर शैली में क्या होता है? नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली दोनों को मिक्स कर कर बेसर शैली बनाया जाता है। उसे खच्चर शैली भी कहते हैं, जो घोड़ा और गधे का मिश्रण से तैयार किया जाता है। उसी तरीके से ये तो हो गई एक शैली की, हो गई नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली। अब हम बातें करते हैं, अब हम बात करते हैं जो मंदिर हैं गुप्त काल के, उन मंदिरों की बातें करते हैं। सबसे पहले है 10 अवतार मंदिर। सबसे पहले जो मंदिर है 10 अवतार मंदिर, ये जो मंदिर है ये देवगढ़ का मंदिर है। कहां का मंदिर है? देवगढ़। और देवगढ़ जो है ये झांसी के पास, झांसी के पास ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर। झांसी के पास ललितपुर में है जो देवगढ़ है। इस मंदिर को आप देखेंगे, ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर। ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। अब आप इसे थोड़ी बारीकी से जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। हम बातें करते हैं, ये पहला मंदिर है, ये पहला मंदिर है। अब इसका शिखर इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पहला मंदिर है जो शिखर युक्त मंदिर है। कौन सा है? शिखर युक्त मंदिर है। ये पहला मंदिर है शिखर युक्त, शिखर युक्त पहला मंदिर। ये गुप्त काल का पहला मंदिर है जो शिखर युक्त है। गुप्त काल का पहला मंदिर है जिसके ऊपर क्या बना हुआ है? शिखर बना हुआ है। जब हम इसके शिखर की जब बातें करते हैं, जो ये शिखर ऊपर था इसका, ये शिखर इसका 12 मीटर का था। कितने मीटर शिखर जो था वो कितने मीटर का था? 12 मीटर का इसका शिखर था। पहला मंदिर है जो शिखर युक्त है। पहली बात तो ये हो गई। जी हां। इसके बाद हम बातें करते हैं, अब आप इसको देखना, इसकी दीवारों से, इसकी दीवारों से हमें रामायण और महाभारत के पात्र प्राप्त होते हैं। हमें दीवारों से, जी हां, दीवारों से, दीवारों से रामायण, रामायण और महाभारत के, महाभारत के पात्र प्राप्त होते हैं, पात्र प्राप्त होते हैं, पात्र प्राप्त होते हैं। रामायण और महाभारत के बारे में जानकारी इसके दीवारों से, जो चित्र प्राप्त होते हैं उनसे भी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद हम बातें करें और इसको थोड़ा देखना, एक बात यह है केवल 2 ही मंदिर हैं जो पत्थरों से बनाए गए हैं। बाकी जितने के जितने मंदिर हैं वो सारे के सारे मंदिर किस, सॉरी, 2 मंदिर हैं जो ईंटों से बनाए गए हैं, एक भीतर गांव का, एक सिरपुर का। बाकी जितने के जितने मंदिर हैं वो सारे के सारे मंदिर किससे बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं पत्थर से बनाए गए। किससे बनाए गए हैं? पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है ना। अब हम बातें करते हैं, ये मंदिर हो गया। इसके बाद आप यहां पर थोड़ा सा, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा एक और जानने की कोशिश करना, यहां पर शेष सैया पर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी शेष सैया पर, शेष सैया पर विष्णु को, किसको? विष्णु को, शेष सैया पर विष्णु को विश्राम करते हुए दिखाया गया है। जी हां, शेष सैया पर विष्णु को क्या करते हुए दिखाया गया है? विश्राम करते हुए दिखाया गया है। शेष शैया पर विष्णु को यहां पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। एक सांप के फन पर विष्णु को यहां पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। और हम आगे थोड़ा देखते हैं कैसे दिखाया गया है। ठीक है ना। अब आप देखना, यहां पर थोड़ा सा आप देखना, जी हाँ, यहां पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। यहां पर आप देखेंगे ये शेष शैया, ठीक है ना, शेष शैया पर विष्णु को, यहां पर आप देखेंगे विष्णु जी को सांप के फन पर, किस पर? सांप के फन पर विष्णु जी को विश्राम करते हुए दिखाया गया है। विष्णु को विश्राम करते हुए दिखाया गया है।
और इसी के मंदिर की दीवारों से ये हमें चित्र प्राप्त होते हैं। इसी के मंदिर की दीवारों से हमें ये चित्र भी हमें इसी मंदिर की दीवारों से हमें ये प्राप्त होते हैं। जी हाँ, ठीक है ना। तो शेष शैया पर शेष शैया पर विष्णु को विश्राम करते हुए यहीं पर दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये 10 अवतार मंदिर है। कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। 10 अवतार मंदिर है। जब हम बात करते हैं कि जो विष्णु के जो अवतार होते हैं, विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। संजय जी हमने पहले भी बोला था, संजय जी हमने पहले भी बोला था, एग्जाम की संभावना नहीं है। क्योंकि स्टूडेंटों को कुछों को लग रहा था कि सर यूं ही आधार में बोल रहे हैं, लेकिन काफी हद तक एग्जाम की संभावना काफी समय पहले से ही नहीं थी। ठीक है ना, ये था। क्योंकि एग्जाम के लिए काफी चीजें थी जो नहीं लग पा रहा था कि एग्जाम हो पाई। तो हमें यहां से ये 10 अवतारों की हमें मूर्तियां, यहां पर हमें वराह की मूर्ति भी प्राप्त होती है। किसकी? वराह की मूर्ति भी प्राप्त होती है। तो ये सारी मूर्ति और शेष तैया पर विष्णु को यहां पर क्या दिखाया गया है? विश्राम करते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं, पहला शिखर युक्त कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। इसके बाद समझना भीतर गांव कानपुर का मंदिर। भीतर गांव कानपुर का मंदिर को थोड़ा समझना, और ये बड़ा अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, और इससे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं ये कहां पर स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आप यहां पर देखना, ये ईंटों का बना हुआ है, ईंटों का, ईंटों का, ईंटों का मंदिर। और हम बातें करते हैं, जब ईंटों के मंदिर की बात की जाती है तो ये ईंटों का मंदिर है। आप देखेंगे यहां पर आज भी यहां पर जो ये ईंटें हैं आपको यहां पर ये दिखाई दे रही है, ईंटों का मंदिर है। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं, आगे समझना, यहां पर आप देखेंगे, इसके दरवाजे को देखेंगे, ये जो दरवाजा है, ये इसका दरवाजा मेहराबदार है। मेहराब, मेहराब, मेहराबदार दरवाजा, मेहराबदार दरवाजा। जब हम इसके दरवाजे की बातें करते हैं तो इसका जो दरवाजा है वो कैसा है? मेहराबदार इसका दरवाजा है। ठीक है ना, ये भी बड़ी खासियत है। इसके बाद हम बातें करते हैं, समझना, ये भारत का दूसरा, ये भारत का दूसरा शिखर युक्त मंदिर है। शिखर युक्त मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर। लेकिन जब हम पहले शिखर युक्त मंदिर की बातें करेंगे, वो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर था, और ये दूसरा शिखर युक्त मंदिर है। ईंटों से बना हुआ है, भीतर गांव कानपुर में स्थित है, और वैष्णव संप्रदाय से ज्यादा इसके अंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है ना। तो ये मंदिर है, ईंटों का मंदिर है, पूरा ईंटों से मंदिर बना हुआ है और बड़ी अच्छी अवस्था में है। ये मंदिर तो काफी अच्छी अवस्था में है। जी हाँ, ये मंदिर जो है ये काफी अच्छी अवस्था में है। ठीक है ना। इसके बाद कानपुर ईंटों का मंदिर, मेहराबदार दरवाजा। दरवाजा देखेंगे आप, मेहराबदार है, जैसे ताजमहल का जो दरवाजा है। और इस मेहराबदार दरवाजे पर बड़े विवाद हैं। कुछ इतिहासकार जब मानते हैं हम कि जो मेहराबदार जो दरवाजा है ये सल्तनत काल की देन है। हम मानते हैं कि जो मेहराबदार दरवाजा है ये सल्तनत काल की देन है। लेकिन लेकिन जब हम गुप्त काल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मेहराबदार दरवाजा ये भीतर गांव कानपुर में भी मिलता है। कहां पर? भीतर गांव कानपुर में मिलता है ये मेहराबदार दरवाजा, गोल वाला दरवाजा। ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया था, पहले जैसे ईंटों से इसका सैंपल तैयार किया गया था, कच्ची ईंटों से, बाद में इसके ऊपर ईंटों को इस तरीके से तैयार किया गया था। ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है जो कानपुर में स्थित है। इसके बाद हम बातें करते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अब आप देखेंगे कि जो ये सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, इसको आप देखेंगे ये भी ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ईंटों का मंदिर, ईंटों का मंदिर है। अब आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाता है, यहां तक पूछ लिया गया कि सिरपुर का मंदिर, सिरपुर का मंदिर जो है ये लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर है जो सिरपुर का मंदिर है, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है ना। अगली बात, ये जो सिरपुर का मंदिर है पहले ये एमपी में था। पहले सिरपुर का जो मंदिर था कहां पर था? एमपी में था। लेकिन आजकल जो ये मंदिर है
जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो ये आजकल कहां चला जाता है, छत्तीसगढ़ में चला जाता है। और ये लक्ष्मण जी को समर्पित मंदिर है। जी हाँ, लक्ष्मण जी को समर्पित मंदिर है। ये भी ईंटों से तैयार किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है ये। जी, ठीक है ना। हाँ, काफी सुंदर मंदिर है और बहुत अच्छे मंदिर थे। आज से 1500 साल पुराने मंदिर हैं। तो कला, स्थापत्य कला की बातें करें तो बड़े अद्भुत कला और स्थापत्य कला थी। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं। इसके बाद अगला मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर। एक था भूमरा का शिव मंदिर। जो ये भूमरा का जो शिव मंदिर है, ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो भूमरा का जो शिव मंदिर है, यहां पर आप देखेंगे शिव जी की मूर्ति कितनी अच्छी अवस्था में मिलती है, कितनी अच्छी अवस्था में मिलती है। और ये सतना जिला, ये सतना जिला एमपी में स्थित है। सतना जिला एमपी में स्थित है। जी हाँ, भूमरा का शिव मंदिर सतना जिला एमपी में स्थित है। आप देखेंगे, आप देखेंगे इसके त्रिनेत्र कितनी, इसके ललाट पर माथे पर 3 नेत्र बनी हुई है। ललाट पर त्रिनेत्र, ललाट पर करते हैं तो ललाट पर, जी हां, इसकी ललाट पर तीर नेत्र हैं। कितनी नेत्र हैं, तीर नेत्र हैं इसकी ललाट पर। इसके माथे पर 3 नेत्र बनी हुई है। आप जब इसके बालों को देखोगे, जो बाल हैं, इन बालों के बीच में एक चंद्र है। हम कह सकते हैं जटाओं के बीच में, जटाओं के बीच में चंद्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जटाओं के बीच में चंद्र बना हुआ है। जी हां, और हम बातें करें, जो जटाएं हैं, चंद्र बना हुआ है। और आगे आप समझना, आप जब गले में देखेंगे, ये वाला गला है, ये जब गले में आप देखेंगे, जी हां, इस गले को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा रत्न जड़ित। जी हां, रत्न जड़ित एक माला यहां पर गले में भी पहन रखी है। और जब ऊपर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी देखेंगे, यहां पर रत्न जड़ित मुकुट, यहां पर आप देखेंगे तो रत्न जड़ित एक मुकुट भी पहन रखा है। क्या पहन रखा है, रत्न रत्न जटित मुकुट पहन रखा है, मुकुट पहन रखा है। जी हाँ, गले में भी इसके में माला है, गले में माला है। यहां पर रत्न जटित मुकुट पहन रखा है। ऊपर बाल है इस तरीके से, और बालों के बीच में क्या है, चंद्र बना हुआ है। ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, त्रिनेत्र शिव जी की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आए हैं। तो ये कहां से प्राप्त होती है, ये भूमरा। भूमरा कहां पर है, सतना जिला मध्य प्रदेश में है। ललाट पर त्रिनेत्र है। कितनी नेत्र, तीर नेत्र है। जटाओं के बीच में, ये जटाओं के बीच में चंद्र है। और जो मुकुट जो पहन रखा है वो रत्न जड़ित मुकुट पहन रखा है। क्या पहन रखा है, रत्न जड़ित मुकुट पहन रखा है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना मधु जी, धन्यवाद धन्यवाद मधु जी। और भूमरा, आपसे प्रश्न यही पूछ लिया जाएगा, भूमरा का मंदिर। तो ये मिलान में पूछा जाता है कि भूमरा का जो मंदिर है कैसा मंदिर है, शिव मंदिर है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं। अगला मंदिर है नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर। ये जो नाचना कुठारा का जो मंदिर है, ये पार्वती मंदिर है। जब ये पार्वती मंदिर है तो ये शिव मंदिर है। पार्वती किसकी पत्नी, शिव जी की। तो ये कौन सा मंदिर आ जाता है, पार्वती मंदिर आ जाता है। वाह, हर हर महादेव भाई। ठीक है ना, महादेव। हम बातें करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। अब आप देखना, एक मंदिर हमें प्राप्त होता है नाचना कुठार। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि ये नाचना जो कुठार है, ये जो मंदिर है नाचना कुठार का मंदिर कौन सा है, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है। कौन सा है, पार्वती मंदिर है। और ये नाचना कुठार का मंदिर हमने एमपी से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, एमपी से। और एक बात याद रखना, सर्वाधिक मंदिर हमें एमपी और यूपी से ही प्राप्त होते हैं गुप्त काल के। कहां से, एमपी और यूपी से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहां पर इसकी दीवारों से हमें पार्वती का चित्र प्राप्त होते हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी हमें चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये नाचना कुठार पार्वती का मंदिर, ये कहां पर है, एमपी के अंदर है। ठीक है ना। और ये पार्वती अर्थात शिव मंदिर से संबंधित है। किस मंदिर से संबंधित है, शिव मंदिर से ये संबंधित है। ठीक है ना। तो ये भी जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं। अगला मंदिर है
तिगवा का विष्णु मंदिर है। अगला मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर। जब आप इस तिगवा के विष्णु मंदिर को देखेंगे तो इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है ना। तिगवा का विष्णु मंदिर। आपसे केवल यह पूछ लिया जाता है कि तिगवा का मंदिर, तो तिगवा का कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है तिगवा का। अब ये कहां पर है? एमपी जबलपुर में है। ये कहां पर है? एमपी जबलपुर में है। और ये किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। बहुत अच्छा मंदिर ये दे रखा है। स्तंभ, मंदिर में स्तंभ भी एक बड़ी विशेषता आती है। क्या आती है? स्तंभ। यहां पर स्तंभ भी दे रखे हैं, जो पत्थरों के स्तंभ हैं वो भी दे रखे हैं, ठीक है ना। तो स्तंभ ये भी बहुत अच्छा है। तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये भी गुप्त काल का मंदिर है। बड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे मुख्यतः जो मंदिर थे ये गुप्त कालीन हमारे मंदिर थे। लेकिन जब हम गुप्त कालीन मंदिरों को जब हम पढ़ते हैं, जिन पर हम चर्चाएं करके आए हैं, ठीक है ना, जब हम गुप्त कालीन मंदिरों को हम पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीनतम जो मंदिर जो बताया गया है, सबसे प्राचीनतम जो मंदिर बताया है कनिंघम ने। जी हाँ, कनिंघम ने जो सबसे प्राचीन जो मंदिर बताया है, सांची का मंदिर। सांची का मंदिर संख्या जो 17 है, इसे सबसे प्राचीन बताया गया है। जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, ये एक ऐसा मंदिर है जो शिखर युक्त मंदिर है। और ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। दूसरा शिखर युक्त जो मंदिर है वो भीतरगांव कानपुर का है। ये पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। और इस पर शेष सैया पर, मैंने आपको भी बताया था, शेष सैया पर जो सांप का फन है उस पर विष्णु जी को विश्राम करते हुए दिखाया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है। इसकी दीवारों से रामायण और महाभारत के पात्र प्राप्त होते हैं। और ये कौन सा है? 10 अवतार हैं जो विष्णु के, उससे संबंधित मंदिर है। इसके बाद भीतरगांव कानपुर का भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है, क्योंकि मेहराबदार दरवाजा हम जब पढ़ते हैं सल्तनत काल की देन मानते हैं हम जब पढ़ते हैं कि सल्तनत काल की देन मानते हैं हम मेहराबदार दरवाजे को, लेकिन पहली बार हमें मेहराबदार दरवाजा हमें यहां से प्राप्त होता है। ये मेहराबदार दरवाजा है। मेहराबदार दरवाजा जैसे ताजमहल वाला दरवाजा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे गुप्त कालीन मंदिर एवं स्थापत्य कला से संबंधित क्लास थी। जी हाँ, क्योंकि यहां से प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्लास को आपके लिए सिलेक्ट किया था। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।